हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम लेके आए हैं आज इतिहास की क्लास। और इतिहास की ये सीरीज हमारी काफी दिनों से चल रही है। और ये आज का जो लेक्चर है ये लगभग लगभग हमारा शायद 26वां लेक्चर है। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पल्लव वंश को पढ़ेंगे, यानी पल्लव डायनेस्टी को पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो चालुक्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, बैंगी के चालुक्य और जो गुजरात के चालुक्य थे जिनको सोलंकी वंश कहा जाता था वो भी पढ़ लिया था। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं पल्लव वंश को। पल्लव वंश, इसका पहले संस्थापक देखते हैं कि कौन इसका संस्थापक है। तो संस्थापक की अगर बात करें तो सिंह विष्णु इसके संस्थापक होते हैं। और इनकी जो राजधानी होती है दोस्तों वो कांची होती है। ये कांची कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये दोस्तों वही कांची है जिसपे पुलकेशन द्वितीय ने आक्रमण किया था और असफल हो गया था। क्यों? क्योंकि वहां पे महेंद्र वर्मन का शासन था। और महेंद्र वर्मन आपका कौन था? ये आपका पल्लव वंश का वहां पे शासक था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जो महेंद्र वर्मन है इनके एक उत्तराधिकारी जो कि नरसिंह देव वर्मन होते हैं, ये उसको बहुत बुरी तरह से हराते हैं पुलकेशन को। बाद में विजयादित्य जो आता है वो कांची पर अधिकार कर लेता है परमेश्वर वर्मन को हरा के। फिलहाल तो हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं। क्या पढ़ना है हमको? सिंह विष्णु के बारे में पढ़ना है, महेंद्र वर्मन के बारे में पढ़ना है। ये इसके शासक हैं, इंपोर्टेंट शासक हैं। नरसिंह देव वर्मन जिसने पुलकेशन द्वितीय को बहुत बुरी तरह से हराया था, नरसिंह देव सेकेंड, नंदी बर्मन और नंदी बर्मन थर्ड, ये हमको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या है यहाँ पे? सिंह विष्णु पहला शासक हमारा क्या है? सिंह विष्णु को पढ़ना है, पहले शासक। तो पहला शासक जो है ये संस्थापक भी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि पहला शासक हो किसी भी वंश का वो इम्पोर्टेंट होता है। और कुछ ऐसे शासक जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए हों जो उस वंश के लिए मतलब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनते हों, तो वो आपके क्या हैं? वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और अंतिम शासक आपका इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो सिंह विष्णु था ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा करता था, विष्णु की उपासना करता था, उन्हीं को मानता था। और इसीलिए इसने क्या किया, मामल्लपुरम में, जो कि महाबलीपुरम का पुराना नाम है, मामल्लपुरम में इसने क्या किया, बराह मंदिर या जिसको आदि बराह मंदिर, उसका निर्माण कराया है। और ये क्या है? एक गुफा मंदिर है, गुफाओं के अंदर बना हुआ है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका क्या है? ये बराह का गुफा मंदिर है जहाँ बराह स्वरूप में विराजित हैं भगवान विष्णु। ये इनकी क्या है? ये आपका बराह मंदिर का एक इमेज है। और ये जो आपके गुफा मंदिर थे इनको मंडप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडप कहा जाता था। तो आगे मैं बताऊंगा भी कि जो यहाँ पे जो पल्लव की जो कला थी, एक तरीके से वास्तुकला, आर्किटेक्चर, उसके बारे में थोड़ा सा मैं लेके आया हूँ। और इनके जो दरबारी कवि थे वो भारवी थे। ये संस्कृत के विद्वान थे आपके भारवी। क्या थे ये? संस्कृत के विद्वान। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है क्रातार्जुनियम। क्या पुस्तक का नाम है? क्रातार्जुनियम इनकी पुस्तक का नाम है। बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है। तो याद रखना, भारत की जो पुस्तक है वो कौन सी है? क्रातार्जुनियम है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो इंपोर्टेंट शासक है उसके बारे में देखते हैं। आगे जो शासक आते हैं वो महेंद्र वर्मन प्रथम आते हैं। कौन आते हैं? महेंद्र वर्मन प्रथम। और इन्होंने क्या किया था? इनके काल में पल्लव और चालुक्य के मध्य क्या है? संघर्ष हुआ था। क्यों? पुलकेशन द्वितीय ने आपको देखा था महेंद्र वर्मन के काल में ही तो आक्रमण किया था ना, जिसपे कांची पे आक्रमण किया था। और क्या हुआ था? वो पराजित हो गया था, असफल हो गया था। और इनका जो एक ग्रंथ है किनका? महेंद्र वर्मन का, क्या है? मत विलास प्रहसन इनका ग्रंथ है। तो ये बात मतलब इम्पोर्टेंट है। और इनके काल में क्या है? चालुक्यों का क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। अब सेकंड जो मतलब जो नेक्स्ट हमारे राजा आते हैं वो है नरसिंह नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह देव प्रथम या नरसिंह देव वर्मन प्रथम। इनकी जो उपाधि है वो वातापी कोंडा है। क्यों वातापी कोंडा है? क्योंकि इन्होंने वातापी के जो क्या बोलते हैं पुलकेशन द्वितीय को बड़ी बुरी तरह से हराया था, इसीलिए इनको वातापी कोंडा की उपाधि मिली है। महामल्ल इनकी उपाधि मिली है इनको। तो ये इनकी क्या है? उपाधियां हैं। अब ये क्या है? अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो नरसिंह देव बर्मन ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक होता है क्योंकि इसने पुलकेशन द्वितीय को मारा था। और पुलकेशन द्वितीय वो शासक था जिसने हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। तो इसलिए ये इंपोर्टेंट होते हैं।
और ये बादामी के चालुक्य पुलकेशन द्वितीय को हराया था, ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल गया। अब महाबलीपुरम में इन्होंने क्या किया, रथ मंदिरों का निर्माण कराया है, जो कि तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम आपका कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। इन्होंने रथ मंदिरों का निर्माण कराया। अब ये रथ मंदिर आपके किस तरह के होते हैं आप लोग देख लीजिए। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, एक तरीके से क्या है, रथ बना हुआ है और वो क्या है, उस पे मंदिर भी बना हुआ है। तो ये रथ मंदिर होते हैं और ये महाबलीपुरम में बने हुए हैं। और इन्हीं के काल में क्या है, चीनी यात्री हेनसांग कांची गया था। किनके काल में, नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में। और ये पुलकेशन द्वितीय के काल में भी गया था। तो हेनसांग यात्री जो था बहुत फेमस हुआ था। अगर पूछा जाए कि भारत में जो चीनी यात्री आए हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस यात्री हुआ है तो वो हेनसांग ही हुआ है, क्योंकि ये कई राजाओं के काल में गया था। अब इतनी बात तो हो गई। अब पढ़ते हैं नरसिंह देव जो बर्मन सेकंड हैं, इन्हीं के पुत्र होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया था, मंदिर निर्माण कराए थे। मंदिर क्या, कांची के कैलाश मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। महाबलीपुरम के शोर मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। ये सारे के सारे जो इमेजें हैं आपकी, ये मंदिरों की ही इमेजें हैं, और ये वहीं की हैं, कहाँ की, आपके तमिलनाडु की, आपके महाबलीपुरम की, आपके कांची की। और इन्हीं के दरबार में एक संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी रहते थे। कौन रहते थे, दंडी, जिनकी पुस्तक का नाम है दश कुमार चरितम। इनकी क्या है, पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, दश कुमार चरितम। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि आपको शायद ही कहीं भी मिलते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलते होंगे, लेकिन शायद ही कहीं मिलते होंगे इतने डिजाइन और इतने व्यवस्थित तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और कौन इंपॉर्टेंट शासक आते हैं, या फिर नरसिंह देव बर्मन ने क्या कुछ और भी किया है मंदिर निर्माण के बगैर। और दंडी इनके यहाँ पे क्या थे, विद्वान थे। अब जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो नंदी बर्मन सेकंड आते हैं। कौन आते हैं, नंदी बर्मन सेकंड। हालांकि नंदी बर्मन थर्ड भी आते हैं, लेकिन वो कोई इंपॉर्टेंट शासक नहीं होते हैं, इसलिए हम उसको स्किप कर देते हैं। अब ये जो यहाँ पे जो शासक थे वो ज्यादा से ज्यादा आपके क्या थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि आपका जो नरसिंह देव जो प्रथम था वो भी वैष्णव धर्म का था। उसने आपका क्या है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर बनवाए थे। अब ये भी वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, तो इन्होंने भी कांची में क्या किया है, मुक्तेश्वर मंदिर बनवाया है। इन्होंने बैकुंठ में पेरोल मंदिर बनवाया है। इनके समकालीन जो संत थे वो कौन थे, तिरुमंगाई आलवार संत थे। कौन थे, तिरुमंगाई आलवार संत थे। तो ये भी आप याद रखना। अब जो पल्लव की जो कला है, स्थापत्य कला है, जिसको आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, उसको एक बार देख लेते हैं कि जो इनकी जो कला है बड़ी प्रसिद्ध है। क्यों, पल्लव वास्तुकला ही बाद में क्या बनी थी, दक्षिण द्रविड़ कला शैली का आधार बनी थी। तो ये बात भी याद रखना कि पल्लवों की जो आर्ट थी वही तो दक्षिण में जो द्रविड़ियन शैली है वो उसी का एक आधार था। किसका आधार था, ये आपका इसी का आधार बना था, आपका कौन, पल्लव स्थापत्य कला। और ये दक्षिण भारतीय वास्तुकला के प्रमुख अंग कुछ थे, जैसे कि इसमें मंडप हुआ करते थे, इसमें रथ होते थे, इसमें विशाल मंदिर होते थे। आपको जितने भी विशाल मंदिर हैं, शिव मंदिर हैं, विष्णु मंदिर हैं, ये सारे के सारे जैन मंदिर हैं, ये सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको क्या है, वहीं दक्षिण भारत में मिलेंगे। तमिलनाडु, आपका कर्नाटका हुआ, आपका केरल हुआ, आंध्रा हुआ, यहाँ पे आपके बहुत सारे मंदिर मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दक्षिण भारतीय कला अगर सबसे ज्यादा पनपी है तो इन्हीं क्षेत्रों में पनपी है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे इमेज में। ये भी एक क्या है, मंदिर है, और काफी बड़ा मंदिर है कि यहाँ पे। और कई एक मंदिर नहीं होता है, मतलब बहुत सारे मंदिर होते हैं उस एरिया में, उस क्षेत्र विशेष में। अब आगे बढ़ते हैं कि और भी कुछ है इसके बारे में। हालांकि इतना तो बताया है तो आगे तो होगा ही होगा। अब आगे इसमें जैसे ये मंडप क्या होता है, ये रथ क्या होते हैं, विशाल मंदिर क्या होते हैं, ये देख लेते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पे क्या है, महेंद्र बर्मन ने क्या किया था, गुहा मंदिरों का निर्माण कराया था। पत्थरों को काट कर इसने क्या किया था, गुहा मंदिर बनवाए थे, गुफाओं के मंदिर बनवाए थे। और इसने क्या, जिन्हें मंडप कहा जाता था, क्या कहा जाता था, मंडप कहते थे। जो पत्थर को काट के गुफाओं में मंदिर का निर्माण हुआ है उन्हीं को मंडप कहते थे। और एक मामल्य शैली जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने, दो प्रकार के स्मारक इसमें मिलते हैं, एक तो मंडप मिलते हैं यानी गुफा मंदिर, और एक एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है। मतलब उस पे एकाश्म बोले तो एक ही मंदिर होता है उस रथ के नुमा, उस पे कोई अलग मंदिर नहीं, मतलब एक ही मंदिर होता है, उसे एकाश्म मंदिर बोलते हैं। और ये आपके क्या है, मामल्य शैली में है, यानी महाबलीपुरम में है।
अब यहाँ पे और भी मंदिर मिले हैं, जैसे द्रौपदी का रथ मंदिर भी मिला है, और ये सबसे छोटा रथ मंदिर है। द्रौपदी का जो रथ मंदिर है सबसे छोटा है। और एक धर्मराज का आपका रथ मंदिर मिला है, और ये क्या है, सबसे बड़ा रथ मंदिर है। तो पूछा जाए, सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी का है रथ मंदिर, और सबसे बड़ा आपका धर्मराज का। और ये कौन है, ये लोग कौन है, ये पांडव लोग हैं ना। धर्मराज जिनको युधिष्ठिर बोलते थे, द्रौपदी जो पांडवों की क्या थी, आपकी पांचाली थी। और इनको क्या है, सप्त पगोड़ा भी बोला गया है। इन जो मंदिर हैं, आपके रथ मंदिर हैं, धर्मराज और द्रौपदी का जो मंदिर है, इन्हीं मंदिरों को क्या बोला गया है, जो रथ मंदिर हैं उन्हीं को सप्त पगोड़ा बोला गया है। अब ये जो है, ये आपका क्या है, द्रौपदी का रथ मंदिर है। ये आपका क्या है, ये आपका धर्मराज का मंदिर है। और कहाँ पे, इसको पंच मंदिर भी कहा जाता है, पंचरथ महामंदिर। तो ये आपका महाबलीपुरम में है। तो ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें इसमें कई एक लेक्चर्स को पढ़ना है, मतलब कई एक क्या बोलते हैं, वंशेस को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हमारा वंश आता है वो क्या आता है, चंदेल। चंदेल शासक। अब चंदेल शासक के बारे में पढ़ेंगे। चंदेल शासक, इनका जो संस्थापक था वो आपका कौन था, नन्नुक था। चंदेल, इसमें अभी हम और सेन वंश पढ़ेंगे, गढ़वाल वंश पढ़ेंगे, परमार वंश पढ़ेंगे, सारे के सारे वंश आज फिनिश कर देंगे। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, आपका मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। अब क्या है, यहाँ पे जो इसके संस्थापक होते हैं वो कौन होते हैं, नन्नुक होते हैं। अब इनकी जो राजधानी होती है वो क्या होती है, खजुराहो होती है। क्या होती है, खजुराहो। और खजुराहो के तो मंदिर बड़े ही प्रसिद्ध हैं, कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था। तो ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगभग लगभग कोई भी एग्जाम बचता ही नहीं है जिसमें पूछा ना जाता हो। और इनका जो उद्भव हुआ था, किनका उद्भव, नन्नुक, यानी कि राजधानी जो नन्नुक हुई थी, चंदेल शासक हुए थे, और जो खजुराहो की राजधानी, इनका जो उद्भव हुआ था ये प्रतिहार के पतन के बाद हुआ था। जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, तो उन्हीं के पतन के बाद आपका क्या है, ये आपका आता है। और ये कहाँ पे होता है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है। और ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये आपका उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में लगता है। जो उत्तर प्रदेश का बिल्कुल साउथ पॉइंट है, और मध्य प्रदेश का जो आपका क्या है, नॉर्थ पॉइंट है, वो आपका क्या लगता है, वो इसी में लगता है आपका, किसमें, बुंदेलखंड वाले इलाके में। अब इसका जो संस्थापक तो था वो तो आपका नन्नुक था, यानी कि प्रथम शासक भी आपका नन्नुक हुआ। और इसके पोते जयसिंह, जिसको जेजा बोला गया है, उसी के नाम पर बुंदेलखंड का नाम जेजा भुक्ति पड़ता है। एक व्यक्ति होता है जेजा, जिसको जयसिंह बोला जाता है, और उसी के नाम पर बुंदेलखंड का नाम जेजा भुक्ति होता है, जो कि नन्निक का पोता होता है, नन्नुक का पोता। अब इसमें एक शासक आते हैं, यशोवर्मन। ये इंपोर्टेंट शासक हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक आपका कौन हुआ है, यशोवर्मन सबसे प्रतापी शासक हुआ है। और इसी यशोवर्मन ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया। पूछा जाता है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो चंदेल शासकों ने। और चंदेल शासकों में भी पूछा जाए तो आपका किसने कराया है, तो आपका कराया है यशोवर्मन ने। प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है वहां पे, जिसको चतुर्भुज मंदिर बोला जाता है। कन्नौज पर आक्रमण, प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था किसने, यशोवर्मन ने। जो कन्नौज है उस पे आक्रमण किया था, और वहां पे जो प्रतिहार राजा देवपाल था उसको क्या कर दिया था, हराया था। और उसके बाद में क्या है, वहां से उसने क्या किया था, विष्णु की मूर्ति प्राप्त की, जिसे उसने क्या किया था, विष्णु मंदिर में लगवाया था। ये जो विष्णु मंदिर है, इसी में क्या किया था, इसने ये विष्णु की मूर्ति लगवाई थी। और ये कहाँ से इसने प्राप्त की थी, इसने कन्नौज से प्राप्त की थी। कन्नौज पे शासन किसका था, प्रतिहारों का था। प्रतिहार राजा कौन था, देवपाल था। तो उसको हरा के इन्होंने क्या किया था, विष्णु की मूर्ति प्राप्त की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, क्योंकि इसको प्रतापी शासक बोला गया है। खजुराहो में इसने रथ मंदिर का निर्माण, रथ मंदिर नहीं मतलब विष्णु मंदिर का निर्माण कराया है। अब आगे जो एक शासक आता है धंग, जिसको धंग देव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, धंग देव। ये बहुत ही प्रतापी शासक था। ये यशोवर्मन से भी ज्यादा प्रतापी शासक था, जो प्रतिहारों से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था। इसने प्रतिहार को पूरी तरह से, मतलब एक तरीके से जो प्रतिहारों का इस पे थोड़ा आधिपत्य रहता था, इसने उसको बिल्कुल ही फिनिश कर दिया था, और अपने आप को एकदम इंडिपेंडेंट शासक के रूप में स्थापित करता है। और ये जो धंग है, धंग ने क्या है, जैसे जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, इन मंदिरों का निर्माण कराया है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट शासक है।
जिन्नाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ जैसे मंदिरों का निर्माण करवाता है। और धंगदेव ने ही दोस्तों क्या है 999 इकाई में कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि बहुत फेमस है। और ये मैं क्वेश्चन जब कक्षा 7-8 था तब से मैं पढ़ता आ रहा हूँ कि कंदरिया महादेव का मंदिर मैं बहुत दिनों से पढ़ता आ रहा हूँ। तो ये आपका क्या था, इसको धंगदेव ने इसका क्या कराया था, निर्माण कराया था। ये कहीं कहीं पे आपको 999 इकाई में मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको 1000 इकाई के आसपास मिलेगा। तो क्योंकि कोई भी मंदिर हो आपका 1-2 साल में तो बनता नहीं, जैसे कि आपका ताजमहल बनना शुरू हुआ था तो वो उसमें 22 सालें लगी थी। तो इस तरह से क्या है, कोई भी चीज एक दिन रातों रात तो बनती नहीं है, ये 2-3 सालों का समय तो लगता ही है। तो इसलिए कहीं पे 1000 BC मतलब एडी भी मिल सकता है, 999 भी मिल सकता है, 1001 भी मिल सकता है। तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये आपका क्या है, ये जो आपका कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसकी इमेज देख रहे होंगे। एक बार इसको जूम कर देता हूँ तो शायद और अच्छे से आप लोगों को दिख जाए। तो दिख रहा होगा आप लोगों को क्या है, कंदरिया महादेव का मंदिर। और ये आपका कहाँ पे है, ये आपका जो है ये आपका मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर। अब इसके बाद जो शासक आते हैं धंगदेव के बाद, धंगदेव जिसको धंग भी बोल सकते हैं और धंगदेव भी, उसी ने इसका निर्माण कराया था, याद रखना। विद्याधर एक शासक आते हैं और ये विद्याधर बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं। चंदेल शासकों में अगर इंपॉर्टेंट शासक बताया जाए, सर्वाधिक सर्वाधिक शक्तिशाली अगर आप कहा जाए तो आपके विद्याधर हैं। क्यों? क्योंकि चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक तो ये थे ही। और ये क्यों थे? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इसने महमूद गजनबी से युद्ध किया था। और महमूद गजनबी से सिर्फ युद्ध ही नहीं किया था, क्योंकि महमूद गजनबी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया है। और उससे युद्ध आपका विद्याधर का हुआ होता है। और विद्याधर उस महमूद गजनबी को हरा देते हैं, अपने युद्ध में हरा देते हैं, उसको जीतने नहीं देते हैं, उसके दांत खट्टे कर देते हैं महमूद गजनबी के। कौन करते हैं? तो वो विद्यासागर होते हैं। एक ही ऐसा राजा होता है जो महमूद गजनबी से लड़ता है तो महमूद गजनबी को हरा देता है, और वो होते हैं चंदेल शासकों में विद्याधर। तो बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, बिल्कुल भी निगेटिफाई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको क्या है। अब इसके बाद जो शासक आते हैं दोस्तों वो कौन होते हैं? आपके परमारी देव होते हैं। कौन होते हैं? परमारदी देव होते हैं। और इनको परमल भी बोला जाता है। परमारदी देव को क्या बोला जाता है? परमल भी बोला जाता है। और चंदेल शासक का, ये चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक होता है। कौन? परिमल या परमारदी देव होता है, जिसको अंतिम शासक बोलते हैं। और इन्हीं के सेनापति आपके कौन थे? आला और उदल थे। तो जो आला उदल की आप कहानियां पढ़ते हैं, आला उदल की जो आपकी एक तरीके से आला सुनते हैं या आपने सुना होगा, जिनका नाम आपको पता होगा, तो वो आपके इसी के क्या थे? सेनापति थे, परमारदी देव। यानी कि परमल के क्या थे? ये सेनापति थे, आला और उदल। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ना है। अब आगे जो वंश आता है वो मालवा का परमार वंश आता है। एक एक वीडियो से ज्यादा नहीं लूंगा इसमें मैं। परमार वंश आता है, एक एक वीडियो बोले तो एक एक स्लाइड थे, आपको ज्यादा नहीं लूंगा। तो एक ही स्लाइड में सारा का सारा आपका खत्म हो जाएगा जहां तक है। तो मालवा का जो परमार वंश है, इसके जो संस्थापक होते हैं वो आपके कौन होते हैं? उपेंद्र राज होते हैं। कौन होते हैं? उपेंद्र राज। अब इनकी जो राजधानी होती है, प्रारंभिक तो आपकी उज्जैन होती है, बाद में इनकी जो राजधानी बनती है वो धारा बनती है। तो ये दो इनकी राजधानियां होती हैं। प्रारंभिक राजधानी मालवा के हैं तो उज्जैन ही होगी, बाद में धारा बना लेते हैं अपनी ये राजधानी। और प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक आपका कौन था? श्रीयक। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे कि आपका संस्थापक तो उपेंद्र राज था, लेकिन प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक आपका कौन था? श्रीयक या फिर श्रीहर्ष था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि शक्तिशाली शासक अलग चीज है, संस्थापक अलग चीज है। क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं था आपका जो आपका उपेंद्र नाथ था, उपेंद्र राज स्वतंत्र नहीं था, लेकिन ये आपका स्वतंत्र हो जाता है। और परमार वंश का जो मालवा के परमार हैं, इनका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक आपका राजा भोज होता है। तो राजा भोज सबसे शक्तिशाली शासक होता है परमार वंश का, जिसने क्या किया था? दक्षिण भारत में भोजपुर नामक झील बनवाई थी। और ये जो राजा भोज था, इसकी उपाधि कविराज थी। कौन सी उपाधि थी इसकी? कविराज की इसकी उपाधि थी। राजा भोज ने धारा नगरी में, जो इसकी राजधानी धारा थी,
तो धारा नगरी में इसने क्या किया था, एक भोजशाला विश्वविद्यालय बनवाया था। और इसमें क्या है, बाघ देवी की प्रतिमा लगवाई थी। किसकी लगवाई थी, बाघ देवी की प्रतिमा लगवाई थी। और ये साउथ में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो देवी हैं बाघ देवी, जैसे कि आपकी उत्तर भारत में एक तरीके से आप क्या बोलें जैसे कि माता सीता होती हैं, वैसे यहाँ पे बाघ देवी होती हैं। और भोजपुर नामक नगर भी बसाया था इसने, और भोजपुर नामक तालाब भी निर्मित कराया था इसने। तो ये इसके क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना था, सिर्फ एक ही शासक कौन है, वो आपका भोज शासक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, शक्तिशाली शासक है। दारा नगरी आपका क्या है, भोजपुर नामक झील, नगर, तालाब, बाघ देवी की प्रतिमा, भोजनालय यानी भोज विश्वविद्यालय। तो ये आपको याद रखना है। इनकी राजधानी उज्जैन और धारा थी। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जो बढ़ते हैं तो एक वंश आता है सेन वंश। सेन वंश इसको पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें हम कुछ भी छोड़ने वाले तो हैं नहीं। क्योंकि आपको कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए अगर पढ़ना पड़े तो आप इन्हीं क्लासेस को देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि मैं ऐसा इतिहास पढ़ा रहा हूँ कि आपका कोई भी एग्जाम छूटेगा ही नहीं इससे। आप चाहे फिर चाहे आप पीसीएस का दे रहे हों, फिर चाहे आप आईएएस का दे रहे हों। हालांकि आईएएस में और भी लेवल में जाना पड़ता है, चीज़ें यही रहती हैं, बस उसके इम्पेक्ट को समझना पड़ता है कि इनका इम्पेक्ट क्या हुआ था। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या, जो इनका संस्थापक है सेन वंश का, वो सामंत सेन होता है। इनकी जो राजधानी होती है वो कौन सी होती है, लखनऊती, या जिसको लक्ष्मणवती भी बोला गया है। क्या बोला गया है, लक्ष्मणवती, या फिर आपका क्या है, लखनऊती। तो ये बात याद रखना, इनकी राजधानी कौन थी सेन वंश की, सामंत सेन इनके संस्थापक थे, और राजधानी इनकी लखनऊती थी। प्रथम शक्तिशाली शासक आपका विजयसेन था। दो नगर इसने बनाए थे, जैसे कि विजयपुरी और विक्रमपुर, इसने दो नगर बनाए थे। तो ये बात याद रखना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो आपका आता है बल्लाल सेन। कौन है, बल्लाल सेन। और इस बल्लाल सेन की दो रचनाएं मिलती हैं, एक तो आपकी दान सागर और एक आपकी क्या मिलती है, अद्भुत सागर। इसी अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था। क्यों, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है बल्लाल सेन की, तो ये पूरा नहीं कर पाता है, उसको इसका बेटा लक्ष्मण सेन पूरा करता है। और बल्लाल सेन की जो उपाधियां थी वो आपकी एक तो गौडेश्वर थी और एक आपकी निशंक शंकर थी। तो ये इसकी दो उपाधियां थी। ये किसकी उपाधियां हैं, भल्लाल सेन की आपकी उपाधियां हैं। अब इसका जो पुत्र आता है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट शासक होता है। सेन वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक आपका कौन होता है, लक्ष्मण सेन होता है। और इसी ने क्या, इसी जब ये शासन होता है इसका लक्ष्मण सेन का, तो लखनऊती पर 1202 में आपका मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था, लखनऊती पर 1202 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके उस पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। किस पे, लखनऊती पे। और ये जो लक्ष्मण सेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक होता है। और इसकी राज्यसभा में एक तो जयदेव होते हैं जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है, गीत गोविंद बोले तो जयदेव। एक धोई होता है जिसने पवन दूत की रचना की है। एक हलायुध होता है जिसने ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की है। तो ये इधर जो लिखी हैं वो रचनाएं हैं, और ये इधर क्या हैं, ये इसके लेखक हैं। अब ये जो जयदेव, ये जो आपके लक्ष्मण सेन है, इन्हीं लक्ष्मण सेन के दरबार में जो ये आपका हलायुध है जिसने ब्राह्मण सर्वस्व लिखा है, इसी को क्या बोला गया है, ये प्रधान इनका न्यायाधीश होता था, और मुख्य आपका क्या होता था, मंत्री भी होता था। तो यही आपका मुख्यमंत्री और यही आपका क्या था, प्रधान न्यायाधीश। तो इसको भी याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, एक और वंश के बारे में पढ़ते हैं, और ये आज हमारा लास्ट वंश होगा और लास्ट क्लास भी होगी। मतलब क्लास का भी ये मतलब क्या है, एक तरीके से लास्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अब क्या है, इसमें गढ़वाल वंश है। ये जो गढ़वाल वंश है इसकी जो राजधानी है वो आपकी क्या है, वाराणसी है। और इसका जो संस्थापक है वो आपका कौन सा है, चंद्रदेव है, गढ़वाल वंश का। जिसमें आपके क्या है, एक तरीके से मैं बोलूं जयचंद्र भी आता है। तो ये आपका क्या है, गढ़वाल वंश है। अब इसके जो संस्थापक हैं वो चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव हैं। और चंद्रदेव ये 1080 से लेकर 1085 तक रहते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो गोविंद चंद्र आते हैं, जो 1014 से लेके आपके 1155 तक इनका शासन रहता है। ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक होते हैं।
उसके बाद जो एक शासक आते हैं वो आपके कौन आते हैं, जयचंद्र, और यही इस वंश का अंतिम शासक होता है और यही इस वंश का शक्तिशाली शासक भी होता है। ये 1170 से लेके 1194 तक रहता है। क्यों? क्योंकि 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी इसको मृत्यु दे देता है, यानी मार देता है, अंतिम शक्तिशाली शासक। और इन्हीं की बेटी का नाम संयोगिता था, और इनकी बेटी जो थी जिनका नाम संयोगिता था, उनका प्रेमी कौन था, पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज वही पृथ्वीराज जो अजमेर पे शासन करते हैं, जिनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वहां से भगा देते हैं, जिसे मोहम्मद गौरी पराजित कर देता है। तो वही ये पृथ्वीराज थर्ड हैं। इन्होंने क्या कर लिया था, इसका अपहरण कर लिया था। अपहरण क्या, वो इनकी प्रेमिका थी। तो एक तरीके से जो प्रेमिका थी तो वो इनको क्या है लेके चले जाते हैं। इनको एक तरीके से आप देसी भाषा में बोलें तो भगा ले जाते हैं स्वयंवर से या कहीं से, लेकिन यह बात आती है तो स्वयंवर से क्या है भगा के ले जाते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के गले में क्या डाल देती हैं, माला डाल देती हैं, क्योंकि पहले तो स्वयंवर होते थे तो वो इनको वहीं से लिए जाते हैं। अब चंदावर का युद्ध 1194 में, चंदावर के युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गौरी इसकी हत्या कर देता है और इसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। इसके जो राजकवि थे वो श्रीहर्ष थे। कौन थे, श्रीहर्ष थे। इनकी दो रचनाएं हैं, एक आपकी क्या है नैषध चरित है, एक आपकी क्या है खंडन खाद्य है। तो ये आपकी क्या है, किसकी रचना है, श्रीहर्ष की, जो कि जयचंद्र के काल में रहते थे। अब आगे देखते हैं कि क्या यहीं पर इसका अंत होता है या आगे कोई और भी वंश है। तो एक वंश आपका बचा हुआ है, दिल्ली का चौहान वंश। बस आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। पढ़ लेते हैं इसको। लास्ट आपका आज का वंश बचा है, क्या है, प्रारंभिक जो राजधानी थी वो आपकी अहिच्छत्र थी। किसकी, दिल्ली के चौहान वंश की। और अजयराज के काल में ये जो राजधानी बनती है अजमेर बनती है, और पृथ्वीराज इसको क्या है दिल्ली शिफ्ट कर लेते हैं इसकी राजधानी को। तो इसकी राजधानी अलग अलग होती हैं, प्रारंभिक अहिच्छत्र है और बाद में अजमेर है, फिर आपकी क्या है दिल्ली भी बनती है। प्रमुख शासक क्या है, वासुदेव इसका है प्रमुख शासक, अजयराज है, विग्रहराज है, और क्या है आपका पृथ्वीराज थर्ड है, यानी पृथ्वीराज आपका तृतीय इसका क्या है प्रमुख शासक है। ये आपके क्या है महत्वपूर्ण शासक हैं। अब शुरू करते हैं आपका किससे, वसुदेव से। वसुदेव जो था चौहान वंश का क्या था, ये संस्थापक था। इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है कि ये क्या था, संस्थापक था। अब सेकंड जो शासक आता है वो आपका कौन आता है, अजय राज सेकंड। अब ये जो अजय राज सेकंड है, ये अजमेर नगर को इसने क्या किया था, बनाया था, और इसकी राजधानी भी यही थी। इसने अजमेर नगर की स्थापना भी की तथा राजधानी बनाया। अजमेर नगर की स्थापना और राजधानी इसको बनाया। उसके बाद में जो शासक आता है वो विग्रहराज आता है। विग्रहराज का जो काल होता है 1153 से लेके 1163 तक रहता है, यानी कि 10 साल का इसका शासन होता है। और इसी का नाम क्या है, बीसल देव है। विग्रहराज का नाम क्या है, बीसल देव। और ये क्या है, सबसे शक्तिशाली शासक है आपका चौहान वंश का। लेकिन इससे भी शक्तिशाली आपका कौन आएंगे, पृथ्वीराज थर्ड आएंगे। और राजकवि इसके कौन थे, सोमदेव थे, जिनकी रचना आपकी क्या थी, ललित विग्रहराज इनकी क्या थी, रचना थी। ये किसकी रचना है, ये आपके सोमदेव की रचना है। सोमदेव क्या है, विग्रहराज के राजकवि हैं। अब जो नेक्स्ट रूलर आता है वो पृथ्वीराज थर्ड है, जो 1178 से लेके 1192 तक रहता है। यहाँ पे मैंने 1992 लिख दिया है मिस्टेक से। ये क्या है आपका 1992 नहीं है, आपका क्या है 1192 है। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है ये 1192, यहाँ पे क्या है आपका 1192 है, वहाँ पे 1992 लिख गया है। मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करते टाइम पे, क्योंकि दिमाग किसी और दिशा में चला जाता है टाइपिंग के टाइम पे, तो थोड़ी सी मिस्टेक होने का चांस रहता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ 1178 से 1192 तक इनका क्या रहा था, इनका क्या रहा था, टाइम पीरियड रहा था। इस वंश का अंतिम शासक था राजकवि इनके क्या थे, चंद्रबरदाई थे, और पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसकी, चंद्रबरदाई ने क्या है पृथ्वीराज रासो की रचना की। जननायक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। एक मतलब ये क्या है, सारे के सारे कवि हैं। ये आपका चंद्रबरदाई भी कवि है, जननायक भी आपका कवि है। इसने पृथ्वीराज विजय की रचना की, इसने पृथ्वीराज रासो की रचना की। और जो पृथ्वीराज हैं, पृथ्वीराज ने 1182 में चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया था। जो परमार्दी देव हुआ था ना, परमार्दी देव यानी कि परमल, जो कि आपका एक तरीके से बोलूँ तो
लास्ट शासक हुआ था उसको क्या था, हराया था। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, इनको पृथ्वीराज थर्ड को क्या किया था, पराजित कर दिया था मोहम्मद गौरी को। और बाद में क्या हुआ था, इनके बीच में जो युद्ध होते हैं, जब मोहम्मद गौरी आता है तो सबसे पहले तो हराता तो इनको मोहम्मद गौरी है फाइनली, लेकिन इनके बीच में दो युद्ध होते हैं। और ये मैं यहाँ पे टेबल लेके आया हूँ, यहाँ से आप बिल्कुल ही समझ पाएंगे युद्ध कब हुआ था और युद्ध कौन सा था, किसके बीच हुआ था, कौन जीता था। तो पहला जो युद्ध होता है वो तराइन का फर्स्ट बार होता है, तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है 1191 में होता है, पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच। कौन जीता था, पृथ्वीराज थर्ड जीते थे, मोहम्मद गौरी को भागना पड़ा था। मोहम्मद गौरी अपनी जान बचा के भागता है। उसके बाद में क्या होता है, तराइन का सेकेंड युद्ध होता है अगले ही साल, और पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी फिर से लड़ते हैं, जिसमें मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज की ये क्या कर देता है, हत्या कर देता है। उनको क्या है, एक तरीके से उनको खात्मा कर देता है। और वहां से क्या होता है, मुस्लिम शासकों का क्या है तरीके से वर्चस्व बनता है। मुस्लिम साम्राज्य की जो एक तरीके से नींव पड़ती है वो मोहम्मद गौरी के द्वारा ही पड़ती है। तो यही हमारा आज का क्या था, लास्ट आपका क्या क्या था, आज का वंश था। तो आज के जो मतलब आपको वीडियो है कैसी लगी आप लोग बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। क्या नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का, महान सर। तो ज्वाइन कर लें, जिसपे आपको इसकी क्या है पीडीएफ मिलती रहेगी। और पीडीएफ तो फिलहाल मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, लिंक डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। फिलहाल तो इसको ज्वाइन कर ही लेना टेलीग्राम को, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।